नमस्कार साथियों, इनसाइड एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। हम मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था पर आधारित एक सीरीज़ चला रहे हैं। इसी सीरीज़ के क्रम में आज ही हमारा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हम राज्य पुनर्गठन पर आधारित जो जितने भी हमारे संवैधानिक पद थे, जितनी हमारी भौगोलिक क्षेत्र की परिस्थितियाँ बदली हैं, उन सब पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अब हम राज्य व्यवस्था में अगले क्रम में आ रहे हैं राज्य सरकार पर। भाग 6 में हमारे संविधान में इसका वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 153 से लेकर 237 तक इसके बारे में कथन कहा गया है। इन्हीं सबको देखेंगे हम राज्य के अंतर्गत हम देखेंगे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता एवं अन्य संवैधानिक पद, इन सभी पर बात करेंगे। मंत्रिमंडल के गठन, विस्तार और सभी चीज़ों को विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं राज्यपाल पर। राज्यपाल राज्य का एक कार्यपालिक प्रमुख होता है या एक कार्यपालिक औपचारिक प्रधान होता है। हम इस माध्यम से इसे समझ सकते हैं, है ना। तो हमने देखा कि राज्यों का एक राज्यपाल होगा। हमारे संविधान में ऐसी प्रावधान किए गए हैं कि अनुच्छेद 153 के अंतर्गत किसी भी राज्य में एक राज्यपाल होगा। जो राज्य हैं, यूटी की बात नहीं कर रहे हैं हम, ध्यान रखिएगा आप। राज्य में 153 के अंतर्गत एक राज्य का राज्यपाल होगा। आप कई बार देखते हैं कि एक ही राज्यपाल दो अलग अलग जगहों का भी राज्यपाल कहलाता है, दो अलग अलग राज्यों का। इसका प्रावधान 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से 1956 के माध्यम से किया गया है, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि एक ही राज्यपाल दो जगह के राज्यपाल के रूप में शपथ ले सकता है। तो ये चीज़ें हमने जानी। फिर हम देखेंगे आर्टिकल 154। भारतीय संविधान के आर्टिकल 154 के अनुसार जो हमने बात कही थी सबसे पहले कि कार्यपालिका प्रमुख होता है, तो ये हमारा 154 जो है विस्तार से इसके बारे में जानकारी प्रदान करता है कि राज्यपाल राज्य का कार्यपालिक प्रमुख होता है। 155 में जब आते हैं हम, अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में संबंध में व्याख्या करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी, कैसे नहीं, इन सब की व्याख्या करता है, जो बताता है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। फिर अब हमने देखा 156 में, 156 जो है आर्टिकल, वो बताता है कि राज्यपाल का कार्यकाल क्या होगा। राज्यपाल का वैसे तो कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, परंतु राज्यपाल जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत से तात्पर्य यह होता है कि राष्ट्रपति जब चाहे अपने अनुसार राज्यपाल का पद या तो उनसे त्यागपत्र मांग सकता है या फिर उन्हें हस्तांतरित कर सकता है, या जैसे भी हो, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। तब यहाँ पे क्या हुआ था, प्रसाद का जो सिद्धांत है, इसको थोड़ा सा विस्तार में जान लेते हैं। जब प्रसाद के सिद्धांत की हम बात करते हैं तो एक केस आपको याद होगा, बीपी सिंघल बनाम भारत संघ 2010 में ये विवाद आया था। इसके अनुसार एक 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ बैठी थी, जिसने सर्वसम्मति से निर्धारित किया था कि राज्यपाल को मनमाने आधार पर नहीं हटाया जा सकता। उदाहरण के लिए उस आधार पर नहीं हटाया जा सकता कि जिस आधार पर उसको या तो राष्ट्रपति चाहे या फिर सरकार का बदलाव हो गया हो, इन सब आधारों को नहीं माना गया था। यही सब बातें हमारे जब 2010 में केस आया था बीपी सिंघल बनाम भारत संघ, उसमें बताई गई थी। तो इस तरह से प्रसाद का सिद्धांत लगभग आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 156 में, 157 में, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 157 में आप बात करेंगे राज्यपाल की योग्यताएं। अब राज्यपाल की योग्यताएं क्या होगी। एक आदमी जिसे राज्यपाल के पद पर आसीन होता है, उसके लिए भारत सरकार ने कुछ योग्यताएं, हमारे संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहली बात तो ये कि वह भारत का नागरिक हो। उसके बाद उसकी आयु 35 वर्ष या इससे अधिक हो। ये चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं। वस्तुतः राज्यपाल बनने के लिए यही दो अर्हताएं होती हैं, परंतु इसके अलावा अनुच्छेद 158 में, अनुच्छेद 158 के अनुसार राज्यपाल के पद के लिए कुछ शर्तें हैं, जो इस पद की नियुक्ति की नहीं बल्कि बने रहने की अर्हताएं हैं। इसलिए बोलते हैं ना राज्यपाल के पद की शर्तें, जो पद में बने रहने के लिए क्या शर्तें हैं। तो इसके लिए दो शर्तें मुख्य रूप से हम देखेंगे। पहली, उस व्यक्ति को संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्यपाल पद पर आसीन व्यक्ति लाभ का कोई भी पद धारण नहीं करेगा। जो लाभ का पद होगा वो कोई भी धारण नहीं करेगा। तो ये दोनों शर्तें राज्यपाल के पद के लिए होनी आवश्यक होती हैं। फिर आप जानेंगे अनुच्छेद 149, सॉरी 59, अनुच्छेद 159 जो कहता है कि राज्यपाल की शपथ या ग्रहण, शपथ ग्रहण, राज्यपाल की शपथ ग्रहण क्या प्रारूप होगा, क्या स्थितियां बताई गई हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें जानेंगे।
जब शपथ की बात करते हैं तो राज्यपाल को जो शपथ दिलाएंगे वह उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश, जो हाईकोर्ट होगा उसके मुख्य न्यायाधीश या उनके समकक्ष जो न्यायाधीश होंगे वह उनको शपथ दिलाने का प्रयास करेंगे। ये हमेशा प्रयास रहता है। फिर अनुच्छेद, अब आप आ जाएंगे राज्यपाल की शक्तियों पर। तो हमने जाना अभी तक राज्यपाल की जो उनकी शक्तियाँ थी, नॉर्मल शक्तियाँ, उनके बारे में जाना। अब राज्यपाल की जो शक्तियाँ हैं, विशेष शक्तियाँ, अब वो जान लेते हैं। अभी तक हम राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल की पदावधि, राज्यपाल के पद पे बने रहने की शर्तें और राज्यपाल के लिए योग्यताएं, इन सबको जान चुके हैं। अब हम राज्यपाल की शक्तियों को देखेंगे। तो राज्यपाल की शक्तियाँ हमें मुख्य रूप से 4 रूपों में देखते हैं हम। कार्यकारी शक्तियाँ देखेंगे हमें, कार्यकारी शक्तियाँ देखनी है हमें, विधायी शक्तियाँ देखनी है हमें, और हमें वित्तीय शक्तियाँ देखनी है, व कुछ अन्य शक्तियाँ हम देखेंगे। तो इन सबको हम जानने का भी प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्यकारी का शक्तियाँ। कार्यकारी शक्तियों में क्या है, राज्यपाल को कुछ कार्यकारी शक्तियाँ भारतीय संविधान द्वारा प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 161 या अनुच्छेद 161 ये कहता है राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियाँ। राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियाँ, अब राज्यपाल जो हैं उन्हें भी क्षमादान की कुछ शक्तियाँ प्रदान की गई है। राज्यपाल की क्षमादान की जो शक्तियाँ हैं वह न्यायालय से स्वतंत्र हैं, उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अब इन्हें क्या शक्तियाँ दी गई हैं कि राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों में निम्न बातें भी सम्मिलित की गई हैं कि जो राज्य विधि के अधीन अपराधों में ही राज्यपाल उनको क्षमादान की शक्ति दे सकता है, और सैन्य मामलों में क्षमादान नहीं कर सकता। वह मृत्युदंड की भी अगर बात होगी तो भी राज्यपाल को यह अधिकार नहीं दिया गया कि वह उसे मना कर सके। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर जानी कि राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियाँ कैसे कैसे दी गई हैं। राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियों के बाद हम आते हैं कि अनुच्छेद 163 में, अनुच्छेद 163 कहता है मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सहयोग व सलाह देगा। जो मंत्रिपरिषद होगी वह राज्यपाल को सहयोग और सलाह देगी, और राज्यपाल के नाम से ही सारे कार्यों को किया जाएगा। जितने भी कार्यपालिक कार्य हैं वह राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। अनुच्छेद 164 कहता है मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान। इसमें मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधानों का वर्णन किया गया है विस्तार पूर्वक। फिर अनुच्छेद 165 जब आता है तो यह बोलता है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति कैसे होगी। राज्य में जो महाधिवक्ता होंगे उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, वह कैसे, क्या प्रारूप होगा, इस सब के बारे में वर्णन है। राज्यपाल राज्य में व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं। फिर आ जाती है बात अनुच्छेद 167 की। तो 167 कहता है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल को राज्य के प्रशासनिक कार्यों के बारे में सूचना देते हैं। मुख्यमंत्री राज्य में प्रशासनिक कार्यों के बारे में राज्यपाल को सूचना देते हैं। तो मुख्यमंत्री के उत्तरदायित्व, एक बहुत आसान भाषा में आप जानेंगे तो मुख्यमंत्री का उत्तरदायित्व होगा कि राज्यपाल को जो राज्य में प्रशासनिक कार्य चल रहे हैं और क्या योजनाएं ला रही हैं और किस तरह से प्रारूप हो रहा है शासन सुशासन का, इन सब के बारे में मुख्यमंत्री राज्यपाल को जानकारी प्रदान करेंगे, सूचना प्रदान करने का प्रयास करेंगे। फिर आती है विधायी शक्तियाँ। ये हमने कार्यपालिक शक्तियाँ जानी, अब हम राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ जानते हैं। अब जब विधायी शक्तियों के बारे में जानते हैं, अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 174 राज्यपाल की राज्य विधानमंडल का, जब राज्य की जो राज्य विधानमंडल उसका सत्रावसान, सत्राहुत तथा विधानसभा भंग करने की शक्तियों के बारे में वर्णन करता है। अनुच्छेद 174 कहता है कि सत्रावसान, सत्राहुत और विधानसभा कब भंग होगी, कैसे भंग होगी, ये सारी जो इच्छाएं हैं ये राज्यपाल की इच्छा शक्ति पर निर्भर करती हैं, किस प्रकार उसका प्रारूप होगा। उन्हीं के आदेश के उपरांत ही ये सारी जो क्रियाएं हैं वह चलती हैं। फिर अनुच्छेद 176 राज्यपाल द्वारा विधानमंडल के लिए विशेष संबोधन माफ़ कीजिएगा, विशेष संबोधन की बात करता है। इसमें हम सीधा सीधा बोलते हैं कि राज्यपाल का अभिभाषण या राज्यपाल का जो विशेष संबोधन होगा, राज्यपाल उसमें अपनी सरकार के द्वारा चल रही जो भी चीज़ें हैं एवं सभी जो राज्य में सुचारू रूप से प्रशासन हो रहा है सबके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हैं और इसे विशेष संबोधन कहा जाता है। अब अनुच्छेद 200 में आ जाते हैं। अनुच्छेद 200 कहता है राज्य के विधायकों, जो विधेयक हैं, राज्य के विधेयकों पर राज्यपाल की जो शक्ति है, आसान भाषा में इसे वीटो शक्तियाँ भी कहते हैं। वीटो शक्तियाँ जो होगी वो कैसे काम करेंगी इनके बारे में बताया गया है। तो 3 प्रकार की वीटो शक्तियाँ राज्यपाल को प्रदान की गई। सबसे पहले निलंबनकारी वीटो, अत्यांतिक वीटो और पॉकेट वीटो। इनके बारे में आप जब भारत की राज्य व्यवस्था उसके बारे में बहुत विस्तार से जान चुके हैं। निलंबनकारी वीटो, अत्यांतिक वीटो और पॉकेट वीटो, है ना। हम इसमें अपना ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब अनुच्छेद 200 में 201 में आ जाते हैं।
अनुच्छेद 201 बोलता है राज्यपाल द्वारा विधायकों को राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए आरक्षित करना। जो विधेयक है, विधेयकों को राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए आरक्षित करना, इसके बारे में वर्णन मिलता है हमें कि जो भी विधेयक है कई बार राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए राज्यपाल द्वारा सुरक्षित रख लिया जाता है। तो इन सब के बारे में जानकारी हमें आर्टिकल 201 के तहत प्राप्त होती है। तो इस तरह जो इनके विधायी कार्य थे राज्यपाल के, वो यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब बात करते हैं वित्तीय शक्तियों की। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों पर आते हैं। तो राज्यपाल की जो वित्तीय शक्तियाँ हैं उनको हम देखेंगे 3 अनुच्छेदों के माध्यम से। मुख्य रूप से अनुच्छेद 201 बोलता है राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण, या हम इसको बजट भी कहते हैं। बजट शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ है पूरे संविधान में। वार्षिक वित्तीय विवरण जो है, इसके अंतर्गत बताया गया है कि राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पारित होगा। जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है राज्यपाल से पूर्व अनुमति लेना होगा, उसके उपरांत ही विधानसभा में पेश किया जाएगा। और अनुच्छेद 204 बोलता है राज्य विनियोग विधेयक का प्रावधान। राज्य विनियोग विधेयक का प्रावधान अनुच्छेद 204 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 207 के तहत राज्य धन विधेयक संबंधी विशेष प्रक्रिया, राज्य के जो धन विधेयक है उससे संबंधित जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 207 के अंतर्गत बताई गई है। अब अन्य शक्तियों की बात करते हैं हम। तो अन्य शक्तियों में राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति। राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति यहाँ पे अनुच्छेद 213 में बताई गई है कि राज्यपाल 6 माह के लिए अध्यादेश जारी कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो अध्यादेश अगर विधानसभा में पारित नहीं हो पाता है तो वापस से वैलिड हो जाए, नन एंड वॉलिड हो जाता है। फिर उसको अपन एक बार फिर से पुनः लाकर 6 माह के लिए उसको बढ़ाया जा सकता है। फिर हम देखते हैं अनुच्छेद 233 राज्यपाल के द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। जो राज्यपाल हैं उनके द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 233 के अंतर्गत की जाती है। तो हमने ये सारी शक्तियों के बारे में जाना और राज्यपाल की क्या शक्तियाँ हैं, क्या अधिकार हैं और कैसे वे अपनी शासन प्रशासन व्यवस्था में एक कार्यपालिक प्रमुख के रूप में अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं। इन सभी के बारे में हमें यहाँ विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई है। अब आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद साथियों।